A very good noon to each and every one of you. I'm Richa Sharma and you're watching परचम। आज हमें डेली करंट अफेयर कवर करने हैं फॉर द 20th of June 2024। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज उससे पहले हम पंचांग की तिथि देख लेते हैं, बिकॉज जब आप पंचांग की तिथि अंडरस्टैंड करते हो तो जितने भी फेयर्स, फेस्टिवल, उत्सव, त्योहार, मेले आते हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ईजिली आप आंसर कर पाओगे। सो देखो, ज्येष्ठ महीना चल रहा है। ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है आज। त्रयोदशी यानी मून इस फेज पे पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पूर्णिमा होगी और फिर अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए। अब कल जो सेशन लिया गया था उसके एंड में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे किया था, उसका आंसर डिस्कस करेंगे। सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनका आंसर डिस्कस करेंगे, फिर आज की कहानी की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो कल का क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योग सेलिब्रेशन? हमने कल देखा कि 10th इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन जो है वो श्रीनगर के अंदर होगा इस बार, और पीएम मोदी उसको लीड करेंगे। और इस बार का जो थीम अनाउंस किया गया है, मैंने बताया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान करिएगा। थीम क्या है इस बार की? योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये नई थीम आ चुकी है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। ठीक है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कब आता है इंटरनेशनल योग दिवस? 21 जून को, यानी कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में। चलिए देन, सेशन के दौरान आई हैड आस्क्ड यू सिंपल क्वेश्चन कि जो मेती लैंग्वेज है, कल हमने मेतीज और कुकीज़ का पूरा जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो समझा था, बिकॉज अमित शाह जी ने कहा है कि होम मिनिस्ट्री जो है दोनों पक्षों के बीच बचाव करने की कोशिश करेगी, बातचीत करने की कोशिश करेगी, ताकि जो वायलेंस और जो राइट्स चल रहे हैं वो रुक सके मणिपुर के अंदर। तो मेती भाषा जो है वो हमारे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस का हिस्सा है, और मैंने आपसे पूछा था कि ये इस 8th शेड्यूल के अंदर कब शामिल की गई थी। सो 20th August 1992। सो 1992 के अंदर इट बिकेम वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। राइट, चलिए। सो मानसी, आपका रिस्पॉन्स आज पिक हुआ है। चलिए, तो अब आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है 20th of June का, वो देखते हैं। दैट इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी यानी शरणार्थी जिन्हें हम कहते हैं। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th of June। So World Health Organization along with UNHCR, that is United Nation High Commission for Refugees, और UN Refugee Agency, ये साथ में मिलकर इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। सो शरणार्थी जो एक जगह छोड़ करके, यानी अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाने के लिए विवश होते हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ वॉर्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट दे आर अंडरगोइंग, किसी भी तरह का उत्पीड़न उनको झेलना पड़ रहा है। जब वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। इस बार की थीम क्या है? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड। काफ़ी सारे देश हैं जो कि रेफ्यूजीज के लिए अपने दरवाजे बंद करते हैं, बिकॉज दीज पीपल कॉम्पीट विद द लोकल पॉपुलेशन। इसलिए लोकल पॉपुलेशन में बहुत एजिटेशन होता है। सरकार के पास इनको ढंग से शरण देने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। प्लस अगर इन लोगों को आप जॉब फैसिलिटीज़ और ये सब चीज़ें नहीं दोगे सोसाइटी के अंदर, ऑब्वियसली इनको भी खुद का जीवन यापन करना है, सो मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं रेफ्यूजीज जब बड़ी संख्या में किसी देश के अंदर आते हैं। सो या इस बार की थीम क्या रखी गई है? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड। राइट, सबसे पहला जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे था कब मनाया गया, कौन से साल में मनाया गया? 2001 में। 2001 में। और 50th एनिवर्सरी 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन किया गया। इससे पहले ये जो रेफ्यूजी डे था ये अफ्रीका से शुरू हुआ था, फिर अफ्रीका के रेफ्यूजीज़ के लिए ही। फिर इसको यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन किया था 1951 का, जिसमें ग्लोबली जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनको किस तरह से उनका टेक केयर होना चाहिए, उनको क्या राइट्स होने चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ अपने नेशन के टुवर्ड्स होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की बातचीत करते हुए। सो इसकी 50th एनिवर्सरी पड़ी 2001 में, और तब से लेकर के वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ना एक डेटा देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि रेफ्यूजीज जो हैं इधर से उधर जो घूम रहे हैं अपना देश छोड़ करके, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये ग्लोबली। एवरी मिनट 20 पीपल लीव एवरीथिंग बिहाइंड टू एस्केप वॉर और परसिक्यूशन और टेरर। ठीक है, सो हर मिनट 20 लोग अपनी जो ओरिजिनल देश है वो छोड़ करके कहीं ना कहीं जा रहे हैं। चलो, सो अब ना सिंस वी आर ऑन 20th of June, जो भी अभी तक हमने जून में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज किए फटाफट से रिवीजन कर ले उनका। मैंने थीम नहीं डाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज का कंपाइलेशन यहाँ लिया है ताकि एक बार आपका ब्रीफ सा रिवीजन आ जाएगा। सो 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे या ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हमने देखा था। पेरेंट्स दूध पिलाने की जिद करते ही करते हैं, और फर्स्ट सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है सबसे पहले दूध ही पीता है पेरेंट्स के थ्रू, तो 1 जून हो जाएगा। जून के लिए आप हिंट ले सकते हो, एक तो आप जूम जो लाइस एंड टिक्स होती हैं बालों में,
राइट, जून ले सकते हो, नहीं तो जून से आप मॉनसून का आगमन ले सकते हो। सो यू कैन रिमेंबर दिस मंथ विद दिस निमोनिक। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ओके, एंड देन 8 जून ओशंस डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इनमें भी मैं मार्क कर देती हूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं। 14th जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, देन 15 जून वर्ल्ड विंड डे, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, सिकल सेल अवेयरनेस डे। अब क्योंकि इंडिया का इस पर टारगेट है इसलिए हम ये भी लेके चलेंगे 15, 17 एंड 19 जून रिस्पेक्टिवली। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दीज डेज और इनको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कर लीजिएगा। ऑलराइट, अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो है कि पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट की है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, नया कैंपस, और इसको राजगीर बिहार के अंदर इनॉग्रेट कर दिया गया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी रही और उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कल्चरल कैटेगरी में भी जगह दी गई 2016 में। ये एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी जिसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था, इसको तबाह कर दिया गया था। इसकी पूरी रिच लाइब्रेरी, लैक्स एंड लैक्स ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स जहां हुआ करती थी उनको जला दिया गया था। अभी पूरी स्टोरी हम देखेंगे। तो इस यूनिवर्सिटी के रूइंस के बिल्कुल पास में 12 किलोमीटर के पास में ही वापस से एक नया कैंपस खड़ा किया गया। तो इस न्यूज़ को आपको 3 एंगल से समझना है। ये जो नई यूनिवर्सिटी है इसके बारे में आपको सब पता करना है। 2014 में 2000, अच्छा इसको इग्नोर कीजिएगा, हिंदी फॉन्ट रीड नहीं किया जा रहा है। 2014 में ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट्स लेके और टेम्पररी जो कैंपस था उसमें पढ़ाई चालू हो चुकी है। तो उस समय की थोड़ी बात हम समझेंगे, 2014 में किसने इनॉग्रेट की थी एक्सेट्रा। अब फुल फ्लेजेड कैंपस रेडी होकर के और एनरोलमेंट लिए जा रहे हैं। एंड जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। किसने बनवाई थी, 3 अटैक हमने बोले किसने झेले, तो कौन कौन से वो अटैक्स थे, राइट, एट्सेट्रा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी वाला जो सिनेरियो है उसको समझते हैं। तो नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी, और ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया ने ही नहीं 17 और देश ऐसे हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, MOU साइन किया है कंट्रीब्यूशन का, और तब जाकर के नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई है। तो ये उन एंशिएंट रूइंस के पास में ही बनाई गई है, राजगीर बिहार में। कहाँ? राजगीर बिहार के अंदर। नाउ जहां एंशिएंट रूइंस हैं पुरानी एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के, वहां पे पीएम मोदी जी ने एक बोधि ट्री भी लगाया। बोधि ट्री यानी पीपल ट्री। एक बोधि ट्री के नीचे ही बुद्धा ने एनलाइटनमेंट पाया था ना, राइट, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सो एनलाइटनमेंट गौतम बुद्ध को कहाँ मिला था, कहाँ पे था ये बोधि ट्री? जल्दी बताइए मुझे, कौन सी जगह थी जहां बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट? उस जगह का नाम आप लिखेंगे। सो इसी तरह का एक बोधि ट्री लगाया गया है। अब ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट वाले के रूइंस हैं, जो अवशेष बचे हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है कल्चरल कैटेगरी में 2016 में, 2016 में। यही मुझे बता दीजिए टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, नंबर कितना है उनका, ठीक है? चलो जल्दी से राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई, इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास किया गया था। और ये जो एक्ट था, इसने 2 डिसीजंस जो अलग अलग लिए गए उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प की। कौन से 2 डिसीजन थे नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड? देखिए, पहला था सेकेंड ईस्ट एशिया समिट, जो कि फिलीपींस में 2007 में हुआ, 2007 में। एंड दूसरा फोर्थ FOU भी आएगा, फोर्थ ईस्ट एशिया समिट, जो कि थाईलैंड में 2009 के अंदर हुआ। इन दोनों समिट्स के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि हमें नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस बनाना चाहिए। नालंदा सिर्फ इंडिया का कंट्रीब्यूशन नहीं था, इंडिया और आसपास के देशों का था, बिकॉज वहां से भी स्कॉलर्स, वहां से भी टीचर्स, मंक्स आकर के इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिच बनाया था, राइट। तो ये सारे देशों ने, जो भी समिट का हिस्सा थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए। फिर इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया 2010 के अंदर, और उसके तहत अब हमने काम स्टार्ट किया, ठीक है। नाउ इसको इनॉग्रेट 2014 में कर दिया गया था विद अ मेकशिफ्ट लोकेशन, कि एक बार को काम चलाने के लिए हमने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करके और वहां से मेकशिफ्ट लोकेशन पे 2014 में काम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कितने बच्चे एनरोल किए गए? सबसे पहले 14, करीब 1000 एप्लीकेशंस आई थी, उनमें से 14 बच्चों को सिलेक्ट करके, बिकॉज इसकी क्वालिटी इस यूनिवर्सिटी की मेंटेन रखना बहुत प्राइमरी फोकस था। और फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसको 2017 में प्रॉपरली स्टार्ट किया गया, और अब जाकर के वो कंप्लीट हो गया है और पूरे कैंपस को इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ तक की बात समझ में आई? इस
ये 2014 के टाइम जब ये एग्जिस्टेंस में आई थी तब सुषमा स्वराज जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था इस कैंपस को। अभी की हम बात करें तो कौन कौन मेन गेस्ट रहे, अभी के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। सो एस जयशंकर जी थे, साथ ही साथ 17 कंट्रीज के एम्बेसडर्स थे, 17 कंट्रीज जिन्होंने MOU साइन किया है भारत के साथ कि हम इस यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। सो वो 17 कंट्रीज का लिस्ट पूरा यहाँ दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनेई दारुसलाम, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया, लाओस, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सो इन सब के भी एम्बेसडर्स मौजूद थे। साथ ही साथ बिहार के जो मेन नेतागण हैं, बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर जी, CM नीतीश कुमार और डेप्यूटी CM सम्राट चौधरी एंड विजय सिन्हा, ये भी मौजूद थे। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर अरविंद पनगड़िया जी एंड अभी जो इंटरिम वाइस चांसलर हैं अभय कुमार सिंह, ये सब लोग फंक्शन और इनॉग्रेशन के दौरान मौजूद थे। ठीक है जी। नाउ फाउंडिंग एंड अर्ली डेज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसा कि अभी हमने देखा कि 2010 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, उसके तहत नालंदा को एग्जिस्टेंस में लाया गया। उससे पहले 2007 में APJ अब्दुल कलाम जी का ये सजेशन था कि हम बिहार असेंबली के अंदर बिल लेकर के आए कि नालंदा को एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। ये वही वाला टाइम है जब समिट्स भी हो रहे थे और APJ अब्दुल कलाम जी का सजेशन भी था कि हमें नालंदा को वापस से एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए, और बिहार असेंबली ने फिर बिल पास किया था टू गेट इट इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। टेम्पररी लोकेशन पे सितंबर 1 2014 से 14 बच्चे पढ़ रहे थे और सुषमा स्वराज जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 2016 के अंदर 2016 में प्रणब मुखर्जी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस नए कैंपस का, और ये वैसे तो रेडी हो जाना था मेरे हिसाब से 2020 तक हो जाना था जहाँ तक मुझे ध्यान है, और अब जाकर के रेडी हुआ है। और परमानेंट कैंपस अब इसका जो है वो पिलखी विलेज, राजगीर, बिहार के अंदर है, जिसका कंस्ट्रक्शन 17 से शुरू हो चुका है। ये वो पिक्चर है जब सुषमा स्वराज जी ने इनॉग्रेशन किया था टेम्पररी नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब हम आते हैं इस कैंपस की कुछ खास बातें। 455 एकड़ के अंदर फैला हुआ ये कैंपस है, जिसमें करीब 8% पे ही कंस्ट्रक्शन किया गया, बाकी सारे को ओपन छोड़ा गया है पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी की तर्ज पे। नेट जीरो ग्रीन कैंपस होगा, ग्रीन कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं देगा ये, यानी कि जितना भी आप एनवायरमेंट से ले रहे हो उतना आप लौटाओगे। अच्छा, नेट जीरो ग्रीन कैंपस का मतलब नेट जीरो यानी नो कार्बन एमिशंस। 100 एकड़ ऑफ वाटर बॉडीज, कमल सागर पॉन्ड्स नाम दिया गया है, वाटर बॉडीज बहुत सारी हैं यहाँ पे, और 100 एकड़ की वाटर बॉडीज हैं टोटल, कमल सागर पॉन्ड्स नाम दिया गया है। 100 एकड़ का ग्रीन कवर भी है यहाँ पे, उसके साथ योगा सेंटर, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए रहने की व्यवस्था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट जो कोर्सेज होते हैं वही लिए जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। कौन कौन सी स्ट्रीम्स में? बुद्धिज्म के अंदर आएगा, फिलॉसफी, कंपैरेटिव रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट स्टडीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, पीस स्टडीज, ये सारे प्रोग्राम्स रहेंगे जिनके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स दिए जाएंगे। नाउ एट प्रेजेंट करीब 20 कंट्रीज से students have already enrolled themselves into various programs. अब फटाफट से हम देख लेते हैं एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी थी, ऐसा कहा जाता है, हमारे पास सारे डेटा तो अब है नहीं इसके बारे में, जितने बहुत भी हम ले पाए, निकाल पाए, उसके हिसाब से ओरिजिनली 427 कॉमन एरा के अंदर एम्परर कुमार गुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को बनवाया था। सो किसने बनवाया? कुमार गुप्त ने। पहला अटैक जो हुआ इस पे 455 से 470 AD के बीच में हुआ। हुन्स जो कि सेंट्रल एशिया रीजन से आते थे, ट्राइबल ग्रुप थे, उन्होंने इस पे अटैक किया, और उनका कोई ऐसा मुख्य कारण और समझ में नहीं आता। हो सकता है कि यहाँ पे लूट के पर्पज से ही आए थे, बिकॉज काफ़ी रिच यूनिवर्सिटी थी ये। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया, थोड़ा बहुत जो उनको मिला सामान वो लूट करके ले गए। उसके बाद वापस इस यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू रखा गया। और ये जो पहला अटैक था ये समुद्रगुप्त के टाइम पे हुआ था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। समुद्रगुप्त के टाइम पे पहला अटैक झेला इस यूनिवर्सिटी ने। सेकेंड अटैक जो हुआ था वो 7th सेंचुरी में गौड़ास राजवंश जो है, गौड़ास राजवंश वेस्ट बंगाल साइड के जो है, एम्परर ऑफ बंगाल था, नॉट वेस्ट बंगाल, बंगाल के जो एम्परर था उसके टाइम पे ये दूसरा अटैक हुआ। और ये मेनली पॉलिटिकली इंक्लाइंड अटैक था, बिकॉज हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज उस समय
यहाँ एम्परर थे और उनके और गौडास राजवंश के बीच में अच्छी नहीं बनती थी, इसलिए पॉलिटिकल रीजन से अटैक किया गया। फिर भी तीसरी बार नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी हुई और चली, लेकिन जो फाइनल अटैक हुआ है 1193 एडी का, 1193 में डेविस्टेटिंग अटैक कहा गया। पूरी लाइब्रेरी ध्वस्त कर दी गई, सारे मंक्स जो वहाँ पढ़ाते थे, जो टीचर्स थे, उनको मार दिया गया। और ये किया बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और उस जो कि किसके अंडर में था? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में था। सो ये है वो रूइंस की पिक्चर जो नालंदा यूनिवर्सिटी की एंशंट वाले की, जो आज भी हमको दिखती है। फिर साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट, जो कि फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कहलाते हैं, वो हेड कर रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी CE। और पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ये दुनिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स, जब ये अपनी प्राइम पे चल रही थी ये वाली यूनिवर्सिटी, तब इतने लोग वहाँ पे थे। चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पे रहते थे। मंक्स भी हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसमें 9 मिलियन हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी और जिनको कंप्लीटली जला दिया गया। महीनों तक आग लगी है इसको जलाने के लिए। वर्ल्ड की रिचेस्ट रेपोजिटरी थी ये बुद्धिस्ट नॉलेज की। साथ ही साथ काफ़ी सारे और साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी और चीज़ों पे भी यहाँ ज्ञान दिया जाता था। सो धर्मगुंज, ये जो लाइब्रेरी थी इसको धर्मगुंज कहा जाता था, माउंटेन ऑफ ट्रुथ। नालंदा के जो अवशेष रह गए उनको रीडिस्कवर किसने किया? सो इसकी रीडिस्कवरी 1812 के अंदर स्कॉटिश सर्वेयर थे फ्रांसिस बचनन हैमिल्टन। सो इन्होंने इसको वापस खोजा। फिर इसकी पूरी स्टडी की गई है क्या भाई ये, तब जाकर के सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, उन्होंने 1861 में आइडेंटिफाई किया कि ये एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। गॉट इट? तो ये सारी जिस जो मैंने आपको बताई है अच्छे से पकड़ रखिएगा इस पे। चलिए जी, ये होता है नालंदा यूनिवर्सिटी का सारा किस्सा खत्म। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ पे, एंड दैट इज एन इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। यानी हम नॉन रीन्यूएबल से रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, यानी कोयला वगैरह से अब जो हम विंड, सोलर की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो कौन सा देश कितना ट्रांजिशन अच्छा शो कर रहा है उसका ये इंडेक्स है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कौन लेकर के आता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है और इंडिया का रैंक 63rd है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। क्या रैंक है हमारा? 63rd रैंक आउट ऑफ 120 कंट्रीज। और पिछले साल के मुकाबले हमारा रैंक इंप्रूव हुआ है, पिछली बार हम 67th रैंक पे थे। सो इंडिया रैंक 63rd ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। टॉप किसने किया? स्वीडन ने टॉप किया है। अच्छे से पकड़ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। कौन सी बॉडी रिलीज करती है? मैं हर बार बताती हूँ इंडेक्स जब भी आप पढ़ोगे, कौन सी बॉडी उसको रिलीज करती है, इंडिया का क्या रैंक है, कितने कंट्रीज में से है, टॉप किसने किया, बॉटम पे कौन रहा, अगर डेटा दिया गया है तो, और ओवरऑल इन्फ्लुएंस इस इंडेक्स का ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे क्या निकला है। सो स्वीडन ने टॉप किया है, फॉलोड बाय डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। ये टॉप 5 देश रहे हैं। इंडिया ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट तीनों पैरामीटर्स पे दिखाया। ये जो इंडेक्स है 3 एरियाज में ट्रांजिशन को देखता है, एनर्जी एक्विटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और इन तीनों में ही इंडिया का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। और इंडिया के साथ साथ और डेवलपिंग कंट्रीज हैं कुछ, जैसे चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जबकि अगर आप ग्लोबली देखोगे 83% कंट्रीज पिछले साल के मुकाबले उनका परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा है। यहीं पे अगर इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है थोड़ा भी, तो वो काबिल तारीफ बात है, अच्छी बात है, राइट। तीनों पैरामीटर्स पे 83% कंट्रीज जो वर्ल्ड की, एटलीस्ट एक पैरामीटर पे तो उनका परफॉर्मेंस गिरा ही गिरा है ना। ग्लोबली अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो क्रक्स ये निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि प्रोग्रेस तो हो रही है, एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम कम हो गया है। जहां तेजी से जा रहा था अब थोड़ा सा धीरे बढ़ रहा है आगे। ओके, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने तारीफ की है इंडिया की, हमारी क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 42% है हमारे टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी का, और इसी की वजह से हम वर्ल्ड में 4th नंबर पे आते हैं रिन्यूएबल मार्केट के अंदर। ठीक है जी, 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल मार्केट हमारा है। देन अगर हम देखें एनुअल इन्वेस्टमेंट की, तो करीब 10 बिलियन US$ हर साल इंडिया के अंदर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का पर कैपिटा एमिशन, एवरी हाउस होल्ड पर कैपिटा एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 1.7 टन है। ग्लोबल अगर आप देखोगे
4.4 टन है। तो यहाँ पे हम 60% ग्लोबल एवरेज से कम एमिशंस कर रहे हैं पर कैपिटा। ओके, देन फाइनली इंडिया और चाइना एनर्जी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, जो ट्रांजिशन हो रहा है इनमें लीड कर रहे हैं। सो इंडिया इज अमंग द लीडिंग कंट्रीज इन एनर्जी सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन हम एक और रैंकिंग पे आते हैं जो कि मर्सर के एक सर्वे से निकल के आई है। मुंबई's कॉस्ट ऑफ लिविंग चैलेंजेस एक्सपेट्रिएट्स इन 2024। मुंबई इंडिया का सबसे महंगा शहर बना हुआ है बाहर से आने वाले लोगों के लिए। वो दूसरे शहर से आ रहे हो, दूसरी कंट्री से आकर के रह रहे हो। एक्सपेट्रिएट्स यानी जो वहाँ की लोकल जनता नहीं होती है। सो अगर दूसरे शहरों से आकर के आपको मुंबई में बसना है, बहुत महंगी है मुंबई। मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ, जिसमें मुंबई ने मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी फॉर एक्सपैट्स के तौर पे अपनी जगह बनाई है। और ग्लोबली अगर हम देखें, सबसे महंगा शहर हांगकांग, लास्ट ईयर भी था, अभी भी यही है। ओके, चलिए, सो ग्लोबली मुंबई का क्या रैंक है? चलो, इंडिया में तो सबसे महंगा हमने बोल दिया। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो ये 136 प्लेस पे आता है, और फिर दिल्ली है जो कि 164 प्लेस पे ग्लोबली आता है। इस सर्वे ने टोटल 227 सिटीज की स्टडी की है अक्रॉस द ग्लोब ऑन वेरियस कॉस्ट ऑफ लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, क्लोथिंग, खाने पीने के सामान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फर्दर एशिया में अगर हम देखें, एशिया में मुंबई 21st मोस्ट एक्सपेंसिव आया है, दिल्ली 30th पोजीशन पे आया है। और ग्लोबली टॉप 5 देश कौन से हैं? सबसे टॉप पे हांगकांग बना हुआ है, फॉलोड बाय, वेरी क्लोजली फॉलोड बाय सिंगापुर, एंड देन ज्यूरिख, जेनेवा एंड बेसिल। क्लियर है जी? चलिए, अब हम एक डिपार्टमेंट रिलेटेड रिपोर्ट पे आते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। मतलब डिपार्टमेंट ने बोल करके एक हम विंग बोल लेते हैं। सो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 2024 में अभी तक जितने महीने अभी निकल गए हैं, इसमें 12,600 कंप्लेंट्स रिसीव की गई हैं ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सो फार। 2024 में सो फार कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? 12,600 कंप्लेंट्स। और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स कौन से स्टेट से देखी गई हैं? उत्तर प्रदेश। वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए मैक्सिमम कंप्लेंट्स वहां से आई हैं, ये भी एक कोरिलेशन हो सकता है। उत्तर प्रदेश टॉप्स लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स विथ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नाउ टोटल 12,648 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से क्लोज टू 6,500 कंप्लेंट्स अकेले उत्तर प्रदेश से रिसीव हुई हैं, फॉलोड बाय दिल्ली एंड देन महाराष्ट्र। मणिपुर, जहां पे अभी राइट्स चल रहे हैं पिछले 1 साल से, और विमेन की पोजीशन को लेकर के पर्टिकुलरली हम न्यूज़ में देखते हैं कि पिछले साल से बहुत दंगाई चल रही थी, फिर भी अगर आप कंप्लेंट्स देखेंगे तो उतनी रजिस्टर नहीं हुई हैं अभी तक। इस साल में आप देखोगे तो सिर्फ 3 कंप्लेंट्स रजिस्टर करने में आई हैं। सो ये आपको स्टेट वाइज डेटा दिख जाएगा। यूपी इज टॉपिंग विथ फॉलोड बाय दिल्ली एंड महाराष्ट्र, सो फोर्थ। नाउ मूविंग फर्दर ऑन द डेटा, हाईएस्ट नंबर जो आया है कंप्लेंट्स का अलग अलग। अब देखिए, इसमें भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। किस तरह का वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस है, मोलेस्टेशन हुआ है, रेप चार्जेस हैं, किस तरह का वायलेंस है? सो उसमें राइट टू डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी, इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं, जिसमें हरासमेंट अदर देन डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के अलावा जो हरासमेंट किया जाता है वो वर्क प्लेस हरासमेंट भी हो सकता है, राइट? सो राइट टू डिग्निटी को लेकर के सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स रेज की गई हैं। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस आता है, क्लोजली फॉलोइंग दिस। 2023 के अगर हम बात करें पिछले साल की, तो टोटल 28,800 अराउंड कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं बाय विमेन इन एनसीडब्ल्यू। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। गॉट इट? चलिए, फिर हम आते हैं एक न्यूज़ पे जो कि डील करती हुई है वर्ल्ड फूड इंडिया से रिलेटेड। वर्ल्ड फूड इंडिया, ये जो एक इवेंट होने वाला है जिसमें हम हमारा जो इंडिया का जो फूड कल्चर है उसको ग्लोबली प्रेजेंट करना, और ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सके फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा के अंदर। सो इससे रिलेटेड एक इवेंट सितंबर में होगा, पर अभी इसका कर्टन रेजर हो गया है, इसकी वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर दी गई है, और उसको चिराग पासवान जी ने और रवनीत सिंह ने लॉन्च किया है, वेबसाइट और मोबाइल ऐप को, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की। कौन है भाई चिराग पासवान? हमारे नए कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। सो चलिए देखते हैं न्यूज़ को। एज अ प्रीकर्सर, कर्टन रेजर बोल दीजिए, मेन इवेंट से पहले जो इवेंट होता है उसको प्रीकर्सर बोलते हैं। 3rd एडिशन होना है वर्ल्ड फूड इंडिया का, और उसमें चिराग पासवान जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, और इसी में स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर हैं
रवनीत सिंह, इन्होंने लॉन्च किया वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। सो मेन पर्पस क्या होता है वर्ल्ड फूड इंडिया का? मेन पर्पस यही है कि हमारी जो इंडियन फूड हेरिटेज और कल्चर है उसको ग्लोबली लेके जाना, वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आना। सबसे पहला एडिशन इसका 2017 में हुआ था। इस बार 19 से 22 सितंबर में थर्ड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का होना है। क्लियर? अब हम अगली न्यूज पे बढ़ेंगे। धनलक्ष्मी बैंक ने अपॉइंट किया है अजित कुमार के को एज एमडी एंड सीईओ। आरबीआई ने थोड़े टाइम पहले अप्रूवल दे दिया था इनके अपॉइंटमेंट का, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, और अब जो बैंक का बोर्ड है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ जी, धनलक्ष्मी बैंक जो है उसके एमडी और सीईओ के तौर पे कौन लीड करेंगे? अजित कुमार के करेंगे। और इससे जो बैंक के शेयर्स की वैल्यू है थोड़ी उछाल पे देखी गई है, यानी इंक्रीज होती हुई देखी गई है। सो ही विल बी अज्यूमिंग द चार्ज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड ही विल बी रिप्लेसिंग जेके शिवान जो कि रिटायर ही हो रहे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया गया था जब तक नया पर्सन टेक ओवर नहीं कर ले। ये कुछ स्टैटिस्टिक है धनलक्ष्मी बैंक की। इसकी शुरुआत 1927 में होती है और तब नाम था धनलक्ष्मी, स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट थी। 2010 में इन्होंने अपना एग्जिस्टिंग नेम की स्पेलिंग जो है वो अडॉप्ट की है। हेडक्वार्टर थ्रिसूर केरला के अंदर है और तन मन धन ये टैगलाइन है धनलक्ष्मी बैंक की। नेक्स्ट, रिसर्चर, हिस्टोरियन एंड ऑथर रहे पी थनकपन नायर जी, इनका हो चुका है निधन। थनकपन नायर जी, इनको क्या कहा जाता था? बेयरफुट हिस्टोरियन कहा जाता था ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता के बेयरफुट हिस्टोरियन किन्हें कहा जाता था? पी थनकपन नायर, और अब ये नहीं रहे, ये वन लाइनर के तौर पे ध्यान रखेंगे। देन फाइनली टॉप सेलिब्रिटीज बाय ब्रांड वैल्यू, यानी कौन से सेलिब्रिटी की कितनी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में, उस पे वापस से विराट कोहली फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 227.9 मिलियन यूएसडी। ओके, विराट कोहली रिक्लेम्स टॉप स्पॉट एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ब्रांड। और क्रोल का सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 ब्रांड बिजनेस बॉलीवुड, इसमें विराट कोहली ने टॉप किया है, सेकंड पे रणवीर सिंह है, थर्ड पे शाहरुख खान है। सो अगेन एक बार देखने जैसी ये न्यूज है। फाइनली स्पोर्ट्स सेक्शन से एक न्यूज लेंगे और फिर हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीत लिया है पावो नुर्मी गेम्स 2024, और इसमें जो कि फिनलैंड के अंदर हुए, और 85.97 मीटर दूर तक इन्होंने अपना जैवलिन थ्रो किया है, यानी भाला फेंका है। वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा, ही हैज वन गोल्ड इन जैवलिन थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर, जिनको पावो नुर्मी गेम्स भी कहा गया बिकॉज ये पावो नुर्मी स्टेडियम के अंदर हुए तुर्कू फिनलैंड में, और यहाँ ये जीत करके आए हैं। बेस्ट इन्होंने अपना परफॉर्मेंस जो दिया है यहाँ पे 85.97 मीटर्स का दिया है। क्लियर हो गया जी? चलिए, आज जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसका पीडीएफ एक्सेस आप कर सकते हो परचम के टेलीग्राम से और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से। बाकी जो भी पीडीएफ हैं जैसे मंथली मैगजीन एटसेट्रा, वो आप वेबसाइट से ले सकते हो parchamclasses.in। सब्सक्रिप्शंस चाहिए तो परचम ऐप पे चेकआउट कीजिए, कोर्सेज चाहिए तो परचम ऐप पे चेकआउट कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेसेस मेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन, कोर्सेज भी हैं, आप परचम ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी है, परचम ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आ रहा है, तैयार हो जाइए, आंसर कीजिएगा फटाफट। एंड द क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर विमेन डेटा फॉर 2024, विच कैटेगरी रिसीव्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स? सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स कौन सी कैटेगरी के अंदर रिसीव हुई हैं? सो राइट टू डिग्निटी के अंदर। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस इज सिचुएटेड इन राजगीर, बिहार, बिल्कुल सही है। 2007 में बिहार असेंबली पास्ड अ बिल टू एस्टैब्लिश न्यू यूनिवर्सिटी। 2007 में बिहार यूनिवर्सिटी ने बिल पास किया था, बिल्कुल सही है। सो बोथ आर करेक्ट। पार्लियामेंट ने 2010 में पास किया था, बिहार असेंबली ने 2007 में बिल पास किया था। According to Mercer 2024 cost of living survey, which city retains its title as most expensive city in India for expats? So expatriate के लिए सबसे महंगा शहर भारत में कौन सा है? मुंबई बना हुआ है। And this is your question of the day. Which rank did India achieve on Global Energy Transition Index, जो कि World Economic Forum रिलीज करता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और अब हम मिलेंगे कल नए करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। टेलीग्राम की क्विज अटेंड कर लीजिएगा। न्यूज़ ऑफ द डे आपको मिलती है सोशल हैंडल्स पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया। सो डू स्टे कनेक्टेड। टेक केयर, बाय बाय।